दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरे और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम 39वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज से पहले मैंने इसमें 38 लेक्चर पढ़ा दिया है। स्टार्टिंग से चल रहा है ये बुक। धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये पूरी बुक कंप्लीट करने आने का प्रयास करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का यूनिट नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ऑब्लिक इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि इवापोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो एस्टिमेशन होता है ये करते कैसे हैं। एस्टिमेशन मतलब इसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी क्रॉप का पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन या इवापोट्रांसपिरेशन कितना है किस क्रॉप का, उसको हम किस मेथड से निकालते हैं, उसी का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके कई ढेर सारे मेथड हैं। जो एस्टिमेशन है पीईटी और ईटी जो है, इसके एस्टिमेशन के कई ढेर सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड है पेनमैन मेथड। इसका नाम पेनमैन इस वजह से पड़ा क्योंकि इसको डेवलप किया गया था पेनमैन के द्वारा 1950 में। ठीक 1950 में पेनमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था, जिसकी मदद से हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन या इवापोट्रांसपिरेशन किसी क्रॉप का कितना है, ये हम आसानी से जान पाते हैं। ठीक, अब ये जो पेनमैन मेथड है इसको कहाँ पर यूज करते हैं? ये यूज करते हैं इवापोट्रांसपिरेशन को एस्टिमेट करने के लिए। कहाँ पर? फ्री वाटर सरफेस, यानी कि कोई तालाब होगा, कोई नदी होगा, कोई नाला होगा जो फ्री वाटर सरफेस है, यानी कि ऊपर से ढका नहीं गया है, उस वाटर सरफेस पे पेनमैन मेथड से हम एस्टिमेट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं कि इवापोट्रांसपिरेशन रेट कितना है। ठीक, ये मेथड बहुत एक्यूरेट होता है इवापोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये यूटिलाइज करता है सभी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवापोट्रांसपिरेशन के लिए। देखो फिर से समझो कि ये जो पेनमैन मेथड है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है? क्योंकि ये मेट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर होते हैं जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवापोट्रांसपिरेशन के लिए, उनको सबको यूज करता है। मतलब इवापोट्रांसपिरेशन को निकालने के लिए या इसको इवापोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने के लिए जितने भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं सबको यूज कर लेता है ये पेनमैन मेथड। तो अगर जितने भी मेट्रोलॉजिकल मेथड पैरामीटर हैं अगर वो सब यूज हो जाएंगे इवापोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए तो एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी। समझ गए? इसी वजह से जो पेनमैन मेथड है इसको सबसे अच्छा मेथड माना जाता है इवापोट्रांसपिरेशन को निकालने के लिए, एस्टिमेशन के लिए। फिर दूसरा है वाटर यूज इफिशियंसी। किसी क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है इसको समझते हैं। पहले बात समझ लो वाटर यूज इफिशियंसी क्या है। इसको दो तरीके से निकालते हैं। पहला तो होता है कि किसी भी प्लांट में कितना वाटर देने पर वो कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है। फिर से समझो, किसी भी प्लांट में कितना पानी देने पर वो कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। एक दूसरे तरीके से भी वाटर यूज इफिशियंसी निकाली जाती है कि किसी एक फील्ड में हम कितना पानी दे दें जिससे इतना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो जाए। या ऐसे समझो कि किसी एक फील्ड में इतना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना पानी देना पड़ेगा, इसी के रेशियो को बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। इसको निकालने के दो मेथड हैं, अभी हम आगे इसको बताते हैं। बस समझो, इट इज द यील्ड ऑफ ए मार्केटेबल क्रॉप प्रोडक्ट। मार्केटेबल क्रॉप प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्शन जिसको हम मार्केट में सेल कर पाएँ। जैसे खीरा है तो मैच्योरिटी के समय पर हम इसको सेल करेंगे। अगर गेहूँ है तो गेहूँ जब सूख जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उसको हम सेल करेंगे। गेंदे का फूल है तो फ्लावरिंग स्टेज में हम सेल करेंगे। सबके सेलिंग का अलग अलग टाइम होता है।
इसी वजह से उनका जो वेट होता है, ड्राई वेट, ये भी अलग अलग होता है। तो इसी वजह से सबकी वाटर यूज इफिशियंसी कम या ज़्यादा होती रहती है। अब समझो कि मार्केटेबल क्रॉप प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन evapotranspiration और water use efficiency equals to dry matter produced per unit of water used and it express as किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। बात समझो, कह रहा है कि किसी भी क्रॉप में पर किलोग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी या WUE। फिर से एक बात समझो, किसी भी क्रॉप के 1 किलोग्राम ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर हम कितना मिलीमीटर पानी देते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। 2 तरीके से निकालते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। कैसे कैसे? ये सबसे पहला जो मेथड है वो है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। देखो बात समझो, जो अभी मैंने बताया यहाँ 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर, कहने का मतलब चाहे 1 मिलीमीटर में कितना किलोग्राम प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरीके से समझो, और कितने मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। 2 तरीके से निकालते हैं। अब दोनों भी जब पढ़ाएंगे तो अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप में कितना यील्ड हुई है, इकोनॉमिक यील्ड जिसको हम सेल करते हैं मार्केट में ले जाके, या हम कंज्यूम करते हैं, वो वाली यील्ड, और अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन, मतलब कि पर किलोग्राम क्रॉप की यील्ड लेने के लिए कोई प्लांट कितना इवापोट्रांसपिरेशन करता है। जैसे बात समझो कि अगर कोई एक क्रॉप है, बात समझना, कोई एक क्रॉप है, वो अपना 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 100 लीटर पानी इवापोरेट करती है। ठीक, क्या मैंने बताया? 1 किलोग्राम क्रॉप यील्ड लेने के लिए वो 100 लीटर वाटर यूज करती है। तो इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है? 1/100। अब कोई एक दूसरी क्रॉप है जो 2 किलोग्राम क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस करती है और पानी कितना यूज करती है? वो 50 लीटर पानी यूज करती है। तो अब आप बताइए कि वाटर यूज इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है? वाटर यूज इफिशियंसी इस वाले की ज़्यादा है जो 2 किलोग्राम क्रॉप यील्ड दे रहा है। इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कम है, क्योंकि जब हम 100 लीटर पानी इवापोट्रांसफर कराएंगे तो 1 लीटर क्रॉप, मतलब 1 किलो हमको क्रॉप की यील्ड मिलेगी। तो क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी, उस क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है जो क्रॉप जो क्रॉप कम पानी लेता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो क्रॉप कम पानी यूज करती है उस क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ मैंने 50 किलोग्राम पे 2 किलोग्राम के लिए 50 लीटर वाटर चाहिए था, तो इसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा थी, जबकि यहाँ 1/100 वाले की वाटर यूज इफिशियंसी काफ़ी कम थी। सॉरी। तो एक मेथड तो ये हो गया क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। अब दूसरा, क्रॉप की जगह पर हम क्रॉप ना लेकर फील्ड ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं वो कैसे होता है। फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, जैसे मैंने बताया कि वाटर यूज इफिशियंसी निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक तो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और दूसरा फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। तो क्रॉप वाला मैंने समझा दिया। अब समझो फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी ये कैसे काम करता है। इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द फील्ड, मतलब कि 1 हेक्टेयर जैसे मान लो जमीन है, ठीक, ये 1 हेक्टेयर जमीन है। 1 हेक्टेयर जमीन में हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, गेहूं कितना प्रोड्यूस हुआ? मान लेते हैं कि 60 किलोग्राम गेहूं प्रोड्यूस हुआ, ठीक, कितना प्रोड्यूस हुआ? 60 किलोग्राम गेहूं 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस हुआ। ये मान लेने की बात कर रहे हैं, एज्यूम करना है बस। अब
इतना गेहूं हमने प्रोड्यूस करने के लिए उस 1 हेक्टेयर जमीन में इतना हमने क्या डाल दिया, इतने लीटर पानी इवापोरेट कराया। मतलब इतना लीटर पानी जब इवापोरेट हुआ तो 60 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फील्ड को हम ले रहे हैं, एक यूनिट अमाउंट ऑफ फील्ड एरिया हम इसमें ले रहे हैं। उसमें हम एक क्रॉप ले रहे थे कि हाँ ये क्रॉप 1 किलो कब दे रही है, तो उसमें हम ऐसे बता रहे थे कि क्रॉप किलो में कब दे रही थी, और यहाँ हम अमाउंट बात कर रहे हैं फील्ड के बेसिस पर कि हाँ कि गेहूं का अगर 1 हेक्टेयर का एरिया है, इसमें अगर हम 100 लीटर पानी देंगे तो 60 किलोग्राम गेहूं उत्पन्न होगा। और जो फील्ड वाटर, वो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी थी, उसमें हम ये बता रहे थे कि अगर गेहूं की क्रॉप में 1 किलोग्राम प्रोडक्शन लेना है तो हमको 100 लीटर पानी देना पड़ेगा। ये टाइप का मेथड था। आई होप कि दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। अब देखते हैं हर क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी। इसमें देखो यील्ड क्या है, यील्ड किस बेसर पर है, वाटर यूज इन द फील्ड। ठीक, इसमें वाटर यूज इन द फील्ड है, मतलब फील्ड में कितना वाटर यूज हो रहा है। और जो पहला वाला मेथड था इसमें यूज हो रहा था कि कितना इवापो ट्रांसपरेशन हो रहा है इतना यील्ड लेने के लिए, यानी कि ये क्रॉप बेसिस पे था और दूसरा वाला फील्ड बेसिस पे था। यहाँ पर क्रॉप की यील्ड अपॉन इवापो ट्रांसपरेशन था, क्योंकि इवापो ट्रांसपरेशन प्लांट में होता है। और जो दूसरा वाला है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, इसमें यील्ड को किससे कंपेयर कर रहे थे, वाटर यूज इन द फील्ड, मतलब फील्ड में पानी कितना दे दें कि इतना यील्ड मिल जाए। तो ये 2 तरीके के मेथड थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी कितनी कितनी है। अगर जिस क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी वो कम पानी की रिक्वायरमेंट करेगा, यानी कि अगर पानी की उपलब्धता नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो हम ऐसी क्रॉप को ग्रो करना प्रेफर करेंगे जिस क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी काफ़ी हाई है। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिंगर मिलेट एक बार एफओ के एग्जाम में भी पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी, ऐसे समथिंग क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये पानी कम लेता है और प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। तो वो कौन सा है, फिंगर मिलेट। इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितना है, 13.4 किलोग्राम ऑब्लिक हेक्टेयर मिलीमीटर। समझ गए बात। उसके बाद फिर देखो वीट का है, वीट का 12.6 है, ग्राउंड नट का फिर, और सबसे जो कम है वो किसका है, राइस का। राइस की क्रॉप जो होती है वो बहुत पानी लेता है, तब वो अपना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है। कुछ स्टडी में ऐसा पाया गया है कि लगभग 5 लीटर पानी 5000 लीटर पानी लेता है 1 किलोग्राम चावल प्रोड्यूस करने के लिए। फिर से समझना, चावल की जो क्रॉप होती है वो लगभग 5000 लीटर पानी लेती है, कितना प्रोड्यूस करने के लिए, 1 किलोग्राम चावल प्रोड्यूस करने के लिए। तो तुम खुद समझ सकते हो कि वाटर यूज इफिशियंसी चावल की कितनी कम है। इतना ढेर सारा पानी देंगे तब प्रोडक्शन हमको मिलेगा। तो राइस की सबसे लोवेस्ट होती है और फिंगर मिलेट की काफ़ी अच्छी खासी होती है। अब हाईएस्ट नहीं होती, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो नहीं होती है, लेकिन हाईएस्ट फिर भी मानी जाती है कि अच्छी होती है, कि इसकी यूज इफिशियंसी, वाटर यूज इफिशियंसी अच्छी मानी जाती है। एग्जाम में फिंगर मिलेट वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो यूनिट 8 है। अब यूनिट 8 में क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो डिफरेंट क्रॉप से रिलेटेड हैं। क्रॉप में कुछ इंटरल कल्चरल प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, उन्हीं कल्चरल प्रैक्टिसेस के डिफरेंट के नाम होते हैं, और वो जो नाम है वो किस क्रॉप से रिलेटेड हैं इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है क्योरिंग। जब हम कोई भी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद उसको हम थोड़ा सा सुखाते हैं, थोड़ा सा धूप में रख देते हैं कि थोड़ा सा वो सूख जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरिंग। वो किस में किया जाता है, टी में, यानी कि चाय की पत्ती में, और तंबाकू में। तंबाकू की जो पत्ती होती है
इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करके खेत में पड़ा रहने देते हैं। थोड़े दिन तक जब थोड़ा सूख जाता है, थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाता है, तब उसको हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? क्योरिंग कहलाती है। तो क्योरिंग जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? टी और टोबैको से रिलेटेड है। उसके बाद है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है जो रेसे होते हैं, मतलब जो फाइबर होता है जूट के अंदर, जूट के अंदर का जो फाइबर होता है उसको हम निकालते हैं। कैसे? समझो बात को। जूट का प्लांट जो होता है उसका मेन स्टम, उसमें फाइबर होता है, उसको पहले हम पानी में सड़ाते हैं। उसका स्टम लेके जाएंगे, पानी में भिगो के रख देंगे। तो जब 3-4 दिन तक पानी में वो सड़ जाएगा, मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो फिर आसानी से उसका जो ऊपर का रेसा है या फाइबर है वो आसानी से निकल जाएगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग। ये किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड है। उसके बाद होता है निपिंग। जब कभी कॉटन की क्रॉप और ग्राम की क्रॉप जब ग्रो होने लगती है, तब हम क्या करते हैं कि जैसे ये मान लो एक ग्राम की एक क्या है? एक ब्रांच है, ठीक, एक ब्रांच है। अब हमने क्या किया कि निपिंग के थ्रू यहाँ से इतना निकाल दिया, काट कर इतना हमने प्लकिंग करके निकाल दिया, मतलब तोड़ के इतना से निकाल दिया। तो जब इतना हम तोड़ के निकाल देंगे तो क्या होगा कि यहीं से 3-4 शाखाएं निकल जाएंगी, और जितनी शाखाएं ज़्यादा होंगी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ भी फ्लावरिंग होगी, फिर यहाँ भी और यहाँ भी। अगर नहीं करते तो केवल एक ही रहता मेन स्टेम और यहीं पर फ्लावरिंग होती, तो प्रोडक्शन हमारा घट जाता। तो निपिंग क्या होता है? ऊपर का जो ग्रोइंग बड होता है किसी भी प्लांट का, जो ग्राम और कॉटन के प्लांट होते हैं, इनका जो टर्मिनल ग्रोइंग बड होता है इसको तोड़ देना, जिससे फिर से इसमें से स्प्राउटिंग हो और ढेर सारी ब्रांचिंग हो जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं निपिंग। यानी कि जो ऊपर से हाथ से पकड़ के तोड़ देते हैं उसके ऊपर वाली जो कलियां होते हैं, इसी को बोलते हैं निपिंग। ये कब किया जाता है? ये फ्लावरिंग से बहुत पहले किया जाता है, फ्लावरिंग के समय पे नहीं किया जाता है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ का पीक पीरियड चल रहा होता है तब हम निपिंग की प्रोसेस करते हैं। कहाँ किस में करते हैं? ग्राम में और कॉटन में करते हैं। उसके बाद है रैपिंग। रैपिंग क्या होता है? रैपिंग समझते हो? अरे यार, जब गिफ्ट लेने जाते हो तो गिफ्ट को कहते नहीं, रे भैया रैप करके दे दो, मतलब उसको रैप करके दो। या खाना लेने जाओगे तो कहोगे रैप करके दे दो। उसी तरीके से रैपिंग होती है शुगर कैन में। अब ये होती कैसी है बात समझो। जो शुगर कैन होता है ये पानी बहुत चाहता है, और खेत में अगर हम बराबर पानी डालते रहेंगे, अगर हम हर इरिगेशन करते रहेंगे, तो आंधी आने के समय जो शुगर कैन है ये गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 10-15 जो शुगर कैन की प्लांट्स हैं उनको एक साथ ऐसे पकड़ के और एक साथ बांध देते हैं। तो इसी को हम हिंदी में बोलते हैं बधाई और इंग्लिश में बोलते हैं रैपिंग। ये किससे संबंधित है? शुगर कैन से संबंधित है। शुगर कैन में जो बधाई होती है उसी को हम बोलते हैं रैपिंग। ये क्यों किया जाता है? ये सपोर्ट मिल जाता है जब इतने ढेर सारे गन्ने एक साथ, जब इतने ढेर सारे शुगर कैन के जो स्टेम है एक साथ जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो आंधी के समय पर इनके बीच से हवा आसानी से फ्लो कर जाएगी, बह जाएगी, और इनका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे गिरने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद है दूसरा प्रॉपिंग। बनाना में किया जाता है ये प्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जो सूख गई होती हैं, उन पत्तियों को पूरा ऊपर से लेके और पूरा स्यूडो स्टेम तक, पूरा ज़मीन तक निकाल देना। देखो क्या होता है कि केले की पत्तियां ऐसे ऐसे निकली होती हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारी पत्तियां निकल के यहाँ एक मोटा सा इतना स्टेम बना लेती हैं। अब मान लो कि ये वाली जो पत्ती है, ये पत्ती सूख गई, तो हम क्या करेंगे, इस पत्ती को ऐसे पकड़ के चीर देंगे और ऊपर से चीरेंगे तो नीचे तक की पूरा स्यूडो स्टेम इसको बिल्कुल साफ कर देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रॉपिंग। प्रॉपिंग किससे संबंधित है? बनाना से संबंधित है। उसके बाद है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसमें? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग किससे संबंधित है? शुगर केन से। इसमें क्या करते हैं, जब शुगर केन का प्लांट हार्वेस्टिंग के समय आ जाता है या उससे कुछ पहले, जब उसमें जो डेड लीव्स हैं, जो शुगर केन का प्लांट है जैसे जैसे ऊपर ग्रो करता जाएगा वैसे उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वो सब सूखती जाएंगी।
तो उन पुरानी पत्तियों को जला देना, या ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा होता है, उन पत्तियों को क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले जला देते हैं, तो आसानी से गन्ना बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है। और या तो उसको ऐसे जला के साफ किया जाता है, तो इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं उन सूखी पत्तियों को साफ करके निकाल दिया जाता है और फिर उसको जमीन पे बिछा दिया जाता है, जो बाद में डिकम्पोज हो जाती हैं। तो मतलब जो सूखी वाली पत्तियां हैं उनको निकालने को बोलते हैं ट्रेसिंग। ये किस में किया जाता है, शुगर केन में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्योरिंग किस में करते हैं, टोबैको टी में, गर्मी में सुखाते हैं इसको। स्ट्रिपिंग किस में करते हैं, जूट में, फाइबर को निकालते हैं। निपिंग किस में करते हैं, ग्राम और कॉटन में, जिससे ब्रांचिंग अच्छी हो जाती है। रैपिंग किस में करते हैं, रैपिंग करते हैं शुगर केन में, बधाई को बोलते हैं। क्रॉपिंग किस में करते हैं, बनाने में, जो सूखी वाली पत्तियां होती हैं उसको निकालते हैं। ट्रेसिंग किस में करते हैं, शुगर केन में करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डेड लीफ होती है या सूखी वाली पत्तियां होती हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऑयल परसेंटेज इन क्रॉप फील्ड। मतलब जो डिफरेंट प्रकार के जो ऑयल क्रॉप्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स, उनमें कितना परसेंटेज ऑयल होता है ये देख लेते हैं। इसमें इधर हम क्रॉप लिखेंगे और इधर कितना परसेंटेज ऑयल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कोकोनट में कितना ऑयल होता है, कोकोनट में नियर अबाउट 60% ऑयल होता है। शीशम में 46 to 52% ऑयल होता है। ग्राउंडनट में 45% ऑयल होता है। कैस्टर में 35 से 58% ऑयल होता है। और सेफ्लावर में 24 से 36% ऑयल होता है। रेपसीड या मस्टर्ड, जिसको हम सरसों बोलते हैं, लाही या सरसों, इसमें 33 से 39% ऑयल होता है। सोयाबीन में लगभग 20% ऑयल होता है। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ लेगुमिनस क्रॉप्स हैं जिसमें प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जान लेते हैं कि कौन सी क्रॉप में कितना पाया जाता है। जैसे राइस है, राइस में कितना पाया जाता है, 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं की प्रोटीन का नाम कौन सा प्रोटीन है, ग्लूटीन प्रोटीन। इसी ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से ही हम गेहूं की रोटी बना पाते हैं, चावल की रोटी नहीं बना पाते। बाजरे की रोटी सही से नहीं बनती है। चावल जो गेहूं की रोटी होती है अच्छे से बन जाती है और फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है, ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से। ग्लूटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 10 से 12% पाया जाता है। राइस में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मेज में लगभग 10% प्रोटीन पाया जाता है। बाजरा में लगभग 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। बार्ले में पाया जाता है 11.5% प्रोटीन। इसमें पाया जाता है अल्ब्यूमिनॉइड। इसकी प्रोटीन का जो क्या नाम है वो है अल्ब्यूमिनॉइड। उसके बाद है सोरघन में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको जो याद करना है उसमें 3 क्रॉप्स हैं, 4 क्रॉप्स हैं, इन्हीं को ज़्यादा याद करना है। कौन कौन सा, राइस में कितना होता है, 6 से 7% होता है। वीट में कितना होता है, 10 से 12% ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। मेज में 10% प्रोटीन होता है और बाजरा में 11 से 12% प्रोटीन होता है। तो आपको याद केवल कितना करना है कि राइस जो होता है उसमें 6 से 7% प्रोटीन होता है। बाकी और जितनी क्रॉप है इसमें लगभग 10 से 12% प्रोटीन होता है। अगर आपको इतना आइडिया रहेगा तो जब ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो आप राइट ऑप्शन पे टिक लगा ले जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस। अब कुछ जो पल्सेस क्रॉप्स हैं इनमें भी पाया जाता है प्रोटीन। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं या जो ऐसे समझो कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट होता है वो होता है दलहनी चीज़ें। दाल खाओ, दाल खाने से प्रोटीन मिलता है। तो उसमें ग्राम में कितना होता है, ग्राम बोले तो चना में 21% प्रोटीन पाया जाता है। लेंटिल में 25% पाया जाता है प्रोटीन। उसके बाद है मटर में 22.5% प्रोटीन पाया जाता है। अरहर में पाया जाता है 21 से 25% प्रोटीन। मूंग में पाया जाता है 25% प्रोटीन। उसके बाद फिर देख लेते हैं, मूंग में 25% प्रोटीन पाया जाता है। उर्द में 24% प्रोटीन पाया जाता है। काउपी में कितना पाया जाता है, 23.4%, जिसको हम वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल मीट। काउपी क्या होता है, बोड़ा होता है, जिसको हम लोबिया बोलते हैं। लोबिया में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 23% प्रोटीन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 से 25% के बीच में लगभग सब में होता है। लेकिन इतना लंबा अगर
इंटरवल रहेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है याद करने में। अगर 21 से 25 याद करोगे तो मान लो किसी में 21 से 22% दे दिया, या 22 से 23 दे दिया, या 23 से 24 दे दिया, तो क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसी वजह से काफ़ी केयरफुली याद कर लेना। ग्राम का 21%, लेंथिल का 25%, पी में 22.5%, अरहर में 21 से 25%, मूंग में 25 और उर्द में 24% होता है। उसके बाद प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड, ऐसी क्रॉप्स जो मेनली ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए ग्रो की जाती हैं लेकिन इनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन कौन सी क्रॉप होती है, सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है अभी बताया है मैंने, तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है। वो सोयाबीन में जो ऑयल होता है, सोयाबीन में ऑयल 20% होता है। कितना होता है, सोयाबीन में ऑयल जो होता है वो 20% होता है, और सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है वो 42% होता है। फिर ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में जो ऑयल होता है वो प्रोटीन होता है वो 26% होता है। ग्राउंड नट को हम मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली में 26% प्रोटीन पाया जाता है। फिर सिसमेन मतलब तीसी, इसमें 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। लिंटिल सीड, इसमें पाया जाता है 36% प्रोटीन। सेफ्लावर केक में पाया जाता है, जो सेफ्लावर का केक होता है यानी कि उसकी जो खली होती है, सेफ्लावर की जो खली होती है उसमें 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो होता है इसमें 42% तो प्रोटीन मिल गई, 20% इसमें क्या मिल गया, ऑयल मिल गया, तो कुल मिला के 62% तो इसमें ऑयल और प्रोटीन मिला के होता है। आप समझ सकते हैं कि सोयाबीन कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली क्रॉप होती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिलीज, फैमिली की बेस पे क्रॉप का क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी क्रॉप कौन सी फैमिली में आता है ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेमिनी, जिसका नया नाम होता है पोएसी। इसी को हम सीरियल क्रॉप भी कहते हैं या अनाज वाली फसलें बोलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप फैमिली है, जिसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं या सीरियल फैमिली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेपियर ग्रास होती है। उसके साथ साथ जितने भी सीरियल की क्रॉप है, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब किस में आता है, सब ग्रेमिनी में ही आते हैं। उसके बाद लेगुमिनेसी, जिनको हम दलहनी बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम है वो पेपलियोनेसी है। इसमें पल्सेस आता है, ग्राउंड नट, सनहैम, बरसीन, अल्फा अल्फा, ढैंचा, मेथी, ये सब किस में आता है, लेगुमिनस क्रॉप यानी दलहनी क्रॉप्स होती हैं। फिर उसके बाद सोलोनेसियस क्रॉप, इसमें ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, चिली, टोबैको, यह सब किस में आता है, ये सब आता है सोलोनेसियस क्रॉप्स में। उसके बाद क्रूसीफेरी, जिसको हम ब्रेसिकेसी कहते हैं, ये इसमें आता है मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज और कैलीफ्लावर, नॉलखोल, ब्रोकली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ये सब किस में आता है, क्रूसीफर्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते हैं। उसके बाद है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कि कुकुरबिटा मतलब कद्दू वर्गीय फसलें। इसमें जितने भी गार्ड हैं, दुनिया भर के गार्ड, स्पंज गार्ड, बोटल गार्ड, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, दुनिया भर के जितने गार्ड हैं वो इसी में आएंगे। उसके बाद कुकुम्बर, पंपकिन, ये भी इसी में आएगा। कद्दू, लौकी, कोहड़ा, खबहा, तोरई, लौकी, ठीक। उसके बाद परवर, कुंदरू, तरबूज, खरबूज, ये सब किस में आता है, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आने वाली क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद मालवेसी, मालवेसी में भिंडी आता है और कॉटन आता है। कॉटन और भिंडी किस में आता है, मालवेसी फैमिली में। उसके बाद है एस्ट्रेसी, जिसको हम कंपोजिटिव बोलते हैं। इसमें सनफ्लावर, सेफ्लावर और नाइजर, ये 3 क्रॉप से आती हैं। उसके बाद है चीनोपोडियसी, चीनोपोडियसी से समझो चीनी निकाली जाती है। चीनी किससे निकाली जाती है, शुगर बीट से। पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ों से चीनी निकाली जाती है, कौन कौन से, या तो शुगर बीट से या तो शुगर केन से। इंडिया में चीनी निकाली जाती है किससे, शुगर केन से। अफ्रीका के अधिकतर देशों में जो चीनी निकाली जाती है किससे निकाली जाती है, शुगर बीट से। तो शुगर बीट से चीनी निकाली जाती है किस फैमिली की, चीनोपोडियसी। शुगर बीट से चीनी निकाली जाती है, चीनी से चीनोपोडियसी। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है स्पिनाच, बीट और शुगर बीट, ये तीनों किस में आते हैं, चीनोपोडियसी फैमिली में आते हैं। उसके बाद है यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी फैमिली में कैस्टर और टोपिका,
ये दो क्रॉप आती हैं किसमें, यूफोर्बिएसी में। उसके बाद है कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी में क्या आता है, स्वीट पोटैटो, जिसको हम गंजी बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, किसमें आता है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में आता है। स्वीट पोटैटो किसमें आता है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में आता है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्वीट पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है, एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको पता हो। उसके बाद अगली फैमिली है अम्बलीफेरी फैमिली। अम्बलीफेरी में क्या आता है, कोरिएंडर धनिया आता है, क्यूमिन जीरा और कैरेट मतलब गाजर। क्या आता है, धनिया जीरा और गाजर, ये किस में आता है, अम्बलीफेरी फैमिली में आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अम्बलीफेरी फैमिली में, अम्बलीफेरी फैमिली में जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो कैसा होता है, अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस होता है। अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस ऐसे होता है, मतलब एक छतरी जैसा होता है, ठीक इस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस होता है। ये भी मैंने पढ़ाया है, जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर जब मैं स्टार्ट कर रहा था पूरा पहले से लेक्चर से, अगर आपने देखा होगा वो सीरीज तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अम्बलीफेरी फैमिली का इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है, ठीक। कोरिएंडर, क्यूमिन और कैरेट उसी में पाया जाता है, क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो कैरेट या कोरिएंडर या धनिया का, तो आप देखेंगे कि धनिया की जो, जब धनिया में फ्लावरिंग होकर फ्रूटिंग होने लगती है तो उसमें यहाँ पर ऐसे धनिया लगा होता है, ठीक। अब जब इसको देखेंगे ऐसे तो लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे छाता बना है, अम्बेल मतलब छाता जैसे, अम्ब्रेला जैसा, तो इसी को बोलते हैं क्या, अम्बलिएसी, अम्बलीफेरी फैमिली, क्योंकि इसका इन्फ्लोरोसेंस अम्बेल जैसा यानी अम्ब्रेला जैसा होता है, समझ गए। अब एलिएसी फैमिली, एलिएसी फैमिली में एलियम सेपा, बोटेनिकल नेम एलिएसी फैमिली का एलियम सेपा, एलियम सटाइवम। एलियम सेपा बोले तो ओनियन और गार्लिक, एलियम सटाइवम। तो एलियम से एलिएसी फैमिली, अगर आपको बोटेनिकल नेम याद होगा तो फैमिली भी आसानी से याद हो जाएगा। ओनियन और गार्लिक कौन सी फैमिली के हैं, एलिएसी फैमिली की ये क्रॉप्स हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जिंजीबरेसी, नाम से पता चल रहा है जिंजर, जिंजर, जिंजर किस में आता है, जिंजीबरेसी फैमिली में। और टर्मरिक भी इसी के अंदर आता है, मतलब कि जो हल्दी होता है और अदरक होता है ये दोनों किस में आता है, जिंजीबरेसी में। अदरक देखने में और हल्दी दोनों देखने में इनकी मॉर्फोलॉजी एक ही जैसी होती है, राइजोम ही दोनों को खाया जाता है। तो जिंजर से जिंजीबरेसी, और जिंजर टर्मरिक जैसा देखने में होता है, तो ये भी किस फैमिली में है, जिंजीबरेसी फैमिली में है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।